दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास पे टिका होता है, लेकिन जिस दिन से विश्वास टूटता है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कलह होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक पत्नी होती है, बस अपने चाहतों को पूरा करने के लिए पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका जो पति होता है हमेशा के लिए बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में आप जहाँ से आज वीडियो वॉच कर रहे हैं एक बार अपना नाम और उस स्थान का पता जरूर दर्ज कर दीजिए, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम बड़े स्वाभाविक तरीक़ों से ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना या घटना ठीक बिहार प्रदेश और उसी में ही बेगूसराय एक ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक तेघरा थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक रानी टोल इलाका पड़ता है। वहीं के ही रहने वाली होती है इधर काजल उर्फ कंचन, अब जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। काजल के अपने पति भी होते हैं दिलीप कुमार पाठक, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होता है। लेकिन दिलीप के टोटल एक अपना इकलौता बेटा होता है अंश कुमार पाठक, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होता है। लेकिन दिलीप अपने पारिवारिक खर्चा वर्चा चलाने के लिए एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जिसकी वजह से उसके परिवार का खर्चा वर्चा चल पाता था। लेकिन दिलीप का जो अपना मेन घर होता है वह घर ठीक समस्तीपुर ज़िले में होता है, जो बेगूसराय से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर ही पड़ता था। लेकिन दिलीप के पास कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि उसी मजबूरी की वजह से अपनी पत्नी को जो होता है खुद उसके ही मायके छोड़ दिया था। और उसका जो अपना बेटा होता है ठीक वहीं पास एक इंग्लिश स्कूल होता है, उसी में जाकर अब मौके पर पढ़ाई करता है। वहाँ से रहकर इधर जो होता है दिलीप अपने परिवार का देखभाल भी किया करता था। समय के हिसाब से ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से भागती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 25 नवंबर का ही शाम का लगभग वही 5:30 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। तो उसी वक्त जो होती है इधर खुद काजल अपने पति को बोल देती है कि एक बार आप घर से पैसे ले लीजिए और उस पैसे को ले जाकर चौर बाज़ार है वहीं से अंश के लिए एक किताब ले आओ, क्योंकि उसको पुरानी किताब जो पूरी तरह से फट चुकी है। अब जब यह बात सुनने के बाद जो होता है उसी वक्त दिलीप अपनी पत्नी के पास जाता, उससे पैसे लेता और पैसे लेकर जो होता खुद वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाता है। उठाने के बाद निकल पड़ता है। लेकिन इधर काजल जो होती है अपने घर में सारे काम में इस तरह व्यस्त हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि आखिर 3 घंटा का वक्त बीत गया, इतनी दूर पर बाजार तो भी नहीं पड़ता, वह लौट के आए क्यों नहीं। लेकिन जब तक काजल को होश आता तब तक तो 3.5 घंटा का वक्त निकल जाता है। इसी बीच काजल जो होती है अपनी फ़ोन निकालती है और निकालने के बाद अपने पति अब दिलीप पाठक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन तब तक बंद बता देता है। इधर काजल बड़ी चौंक से जाती है कि आखिर उनका मोबाइल तो पूरा चार्ज था, आखिर बंद कैसे हो गया। और मन में काजल की दूसरी तरह शंका उठ जाता है कि आखिर दिलीप कहाँ चले गए। बार बार कोशिश करती है, हर बार जो होता है दिलीप का मोबाइल नंबर बंद बता देता है। लगभग 2 घंटे का वक्त और बीत जाता है। इसी बीच काजल जो होती है अपने पड़ोसियों को सूचना भिजवा देती है। पड़ोसी भी सूचना पाते हैं, वह भी फ़ोन करते हैं इधर दिलीप के पास, तो दिलीप का मोबाइल नंबर पर जब कॉल करते वह बंद बता देता है। और रात का लगभग 11 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। तो काजल देखती है कि अभी तक अंश के पापा घर लौट के नहीं आए। तो उसी वक्त काजल जो होती है खुद अपने छोटे देवर अब इधर विनीत पाठक के पास फ़ोन कर देती है। तो उनके बड़े भाई के बारे में सारी जानकारी दे देती है, एक एक बात बता देती है। और विनीत पाठक जैसी खबर पाता है तो पूरी तरह से स्तन से रह जाता कि आखिर हमारे बड़े भाई जब बाजार गए तो घर लौटे क्यों नहीं, इतने घंटे बाद भी नहीं लौटे। उसके मन में आशंकाएं होने लग जाती है। विनीत भी अपना फ़ोन निकालता और अपने भाई अब इधर दिलीप के पास फ़ोन करता है तो बंद बता देता है।
अब विनीत काफ़ी में पड़ जाता है कि आखिर मोबाइल बंद क्यों बता रहा है, लेकिन तब तक तो आधी रात का पहरा हो चुका होता है। अब विनीत सोच लेता है कि चलो अब सुबह होगा, सुबह ही कुछ देखा जाएगा। और लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है 26 नवंबर का ही, तो सुबह जो होता है उसी वक्त बिना टाइम गवाए अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेता और लेने के बाद लगभग वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और रानी टोल पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही बाज़ार पहुँचता है, चौर बाज़ार पर, तो उसी वक्त उसके कानों में वहाँ के लोगों के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। उन्हीं के द्वारा उसको पता चलता है कि ठीक यहाँ से कुछ दूर पर ही बूढ़ी गंडक नदी पड़ता है और उसी के साइड में ही एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है। हुलिया भी बताया जाता है। और जैसे ही अब विनीत हुलिया के बारे में जानकारी पाता है तो उनसे मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है, कहीं वह हमारा भाई ना हो। अब इस तरह का खबर पाने के बाद अपने साथियों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है, अब इधर ठीक उसी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंच जाता है। और जब पहुंचता देखता वहां काफ़ी सारे भीड़ लगे हुए हैं। उस भीड़ को देखने के बाद चीर के उसके अंदर दाखिल हो जाता, देखता है कि एक डेड बॉडी पूरी तरह से दाहिने तरफ पलटी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। उसके आधे हिस्से पर एक पीले कलर का चादर पड़ा होता है और बगल में लोटे पड़े होते हैं, फूल पड़े होते हैं और साथ में कई सारे सिंदूर पड़े होते हैं। लेकिन जैसे यह नज़ारा देखता है, देखने के बाद जो होता है उसी वक्त विनीत समझ जाता है कि यहाँ पर किसी हवन के प्रोग्राम चल रहा होता है। और जब चल रहा होता है तो उसी वक्त हत्यारे ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी होगी। लेकिन उसी वक्त विनीत जिज्ञासावश करीब जाता है, वहाँ लोगों की मदद लेता है। लेकिन जैसे ही पलटा मारता है तो देखकर उसी समय उसके जो होश होते हैं, हवास होते हैं, पूरी तरह से खोस आ जाते हैं, क्योंकि उसका अपना बड़ा भाई अब इधर दिलीप पाठक होता है। और देखकर वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। इसी बीच इसकी जो सूचना होता है अब जाकर काजल और उसके बेटे और काजल के जो अपने पिता होते हैं उनको लग जाता, और लगने की वजह से सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर वह भी उसी समय अब बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंचते। भीड़ को देखते समझ जाते, अंदर जाते। काजल देखती है तो वहीं बड़ी तेज़ से दहाड़ी मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। उसका 9 साल का जो अपना बेटा होता है अंश, वह भी बड़ी तेज़ से चीख चिल्ला रहा होता है। लोगों की तरह तरह की वहाँ इशारों को देखकर जो होता है लोग काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं। तभी उसी बीच इसकी जो सूचना होता है विनीत अपने नज़दीकी पुलिस थाने दे देता है, क्योंकि जो घटना स्थल होता है वह घटना स्थल ठीक समस्तीपुर ज़िले के ही इधर जाकर मुसाफिल इलाके में पड़ता है। अब इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब मुसाफिल पुलिस थाने में दिया जाता है। और देने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब पवन सिंह खबर पाते हैं। पाने के बाद अपने दल बल टीम और साथ में बड़े अधिकारी को सूचना भेजवा देते हैं और बिना टाइम गवाए जो अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक है उसी नदी के करीब पहुँचते, भीड़ को देखते अंदर दाखिल हो जाते हैं। वह भी वही नज़ारा देखते हैं। लेकिन जैसे दिलीप के बॉडी का वही निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है उसके सर पर किसी तेजधार हथियार से वार किए गए और साथ में आधा गला पूरी तरह से दिख रहा होता है। थाना प्रभारी इधर पवन सिंह जो होते हैं तौर तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण कर लेते हैं। निरीक्षण करने के बाद खड़े जो लोग होते हैं उनसे कुछ अहम पूछताछ करते हैं। लेकिन बगल में ही दिलीप पाठक का अपना छोटा भाई होता है विनीत पाठक। पुलिस की जो टीम होती है उसके हंस को देखती है और देखने के बाद उससे कुछ पूछताछ कर देती है। करने के बाद विनीत जो होता है पुलिस के सामने आगे कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन बगल में पड़ी हुई इधर काजल होती है, पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में होती है। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी होते हैं काजल को देखते समझ जाते हैं अभी काजल पुलिस के सामने कुछ है बतलाने की स्थिति में नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम वही बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम इधर लोगों को समझा बुझा कर वहाँ जो होता है उनके घर भेज देती है, तरह तरह के भरोसा दिलाती है और दिलाने के बाद विनीत को अपने साथ लेती है और लेकर ठीक जो होता है अपने ही थाने अब पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद विनीत से वहाँ कुछ अहम पूछताछ किया जाता है। आपको क्या लगता है आपके भाई इधर दिलीप का किसी के साथ क्या दुश्मनी था? अगर आपको शंका हो तो उस शंका को आप हमारे सामने बेधड़क जाहिर करें।
कहीं पुरानी रंजिश नहीं पड़ी थी। लेकिन यह बात जब विनीत सुनता उसी समय किनार कर जाता, कहने लग जाता कि साहब हमारा भाई बड़ा सीधा साधा था, बस अपने काम से मतलब रखता था। अपनी ज़िंदगी में वह खुद एक बेरुखी से जूझ रहा है, आखिर उसकी ज़िंदगी में कोई क्या दखल देगा। यह बात वहाँ के थाना इंस्पेक्टर विनीत की बड़ी ध्यान से सुन लेते हैं। सुनने के बाद ठीक उसी के ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 34 और धारा 302 के तहत अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस की टीम वहां समझा बुझा कर विनीत को वापस भेज देती है और पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है, कई घंटों बाद दिलीप की बॉडी का तौर तरीके से पोस्टमार्टम हो जाता है। बॉडी को ले जाकर अब इधर विनीत के ही अपने घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। विनीत के घर वाले जो होते ले जाकर तौर तरीके से पास इलाके के नदी के साइड में दाह संस्कार करते हैं। लेकिन लोग न्याय की मांग करने के लिए जमावड़ा लगा लेते हैं। लेकिन पुलिस के जो टीम के जो अधिकारी होते हैं उसी वक्त पवन सिंह जो होते इस केस को सुलझाने के लिए अब 2 टीम का गठन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है या जो मामला है काफ़ी गंभीर होता है, क्योंकि दिलीप कोई सीधा साधा इतना हत्या कत्ता व्यक्ति था कि वह लोगों के साथ उसकी पहचान बनी हुई थी। थाना इंस्पेक्टर भी समझ जाते हैं कि इस मामले को ज़्यादा खींचना पुलिस के लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब दोनों टीमों को गठन करने के बाद होता है उसी वक्त उनमें से एक टीम को अपने साथ लेती है और लेने के बाद पवन सिंह जो थाना प्रभारी होते हैं दोबारा घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और घटनास्थल का तौर तरीके से अपने हिसाब से निरीक्षण करते हैं। लेकिन वहाँ उनके हाथ कोई अहम सुराग भी नहीं लगता। उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है अब दोबारा उसी वक्त जाकर रानी टोला पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है। लेकिन मुखबिर भी पूछताछ करते हैं। जब उनसे पूछताछ किया जाता है मुखबिर के सामने काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य निकल के आ जाते हैं। वो पता चलता है कि इधर जो होता काजल और साथ में दिलीप पाठक के बीच काफ़ी महीनों से झगड़े तकरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब उस झगड़े तकरार का कारण जाना चाहती है तो पुलिस की टीम को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। इसीलिए पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर अब विनीत पाठक से उसके गांव में जाकर बात करती है और विनीत पाठक से ही खुद उस तरह काजल का नंबर लिया जाता है और साथ में दिलीप का नंबर लिया जाता है और दोनों के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल डाटा तक निकाल लिया जाता है। और जब निकाला जाता है निकालने के बाद पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य निकल के आ जाते हैं। तो पता चलता है काजल का जो नंबर होता है उस नंबर में एक अनजान नंबर होता है, लेकिन उस नंबर के द्वारा काजल के मोबाइल नंबर पर लगभग 1.5 महीने के अंदर अब 1300 नंबर से ज़्यादा एक नंबर पर कॉल आया हुआ था। बार बात किया होता है, यहाँ तक हद भी क्रॉस कर चुके होते हैं उस नंबर के द्वारा। कई दिन तो लगभग 2.5 से 3 घंटे बात किया करते थे। अब पुलिस का जो शंका होता है जाकर उस अनजान नंबर पर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उस अनजान नंबर के बारे में अब जानकारी लेती है और जब जानकारी लेती है पुलिस के सामने चौंकाने वाले रहस्य भी निकल के आ जाते हैं। पता चलता है कि वह जो अनजान नंबर होता है वह अनजान नंबर जो होता है ठीक इसी तेघरा का ही एक गाँव पड़ता है, रात गाँव। उसी गाँव का रहने वाला है लक्ष्मण कुमार पासवान। पुलिस की टीम के सामने जैसे ही लक्ष्मण कुमार पासवान का नाम आता है पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर जो होता है आगे माजरा क्या हो सकता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अपनी टीम को गठित करके और लेती है। लेने के बाद जो होता है बिना टाइम गंवाए अब रात गांव पहुंच जाती है। लेकिन ठीक रात के लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है उसके घर धावा बोल देती है। अपनी चारपाई में काफ़ी कड़ी नींद में सो रहा था, खर्राटे तक भर रहा होता। पुलिस की टीम घेरा मारती है और जाकर उसके ही चारपाई से उसको अपने कटरे में लेती है। लेकिन जब देखता पुलिस को चौंक से जाता होश हवास खो बैठता है। पुलिस की टीम लेकर अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचती है। लेकिन जैसे पुलिस की टीम उसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो बिना टाइम गंवाए जो होता है अब लक्ष्मण कुमार पासवान जो होता है अब जाकर इधर दिलीप कुमार पाठक की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन साथ में खुद अपनी प्रेमिका दिलीप कुमार पाठक की जो अपनी पत्नी होती है काजल का नाम ले लेता है। अब पुलिस की टीम के सामने जैसे ही काजल का नाम लिया जाता है पुलिस की टीम चौंक से जाती है कि आखिर अजय दिलीप की अपनी पत्नी काजल जो घटनास्थल पर बार बार पुलिस के सामने बेहोश हो जाया करती थी, आखिर वह इस तरह की कारनामा कैसे कर सकती थी। पुलिस को यकीन नहीं होता। लेकिन उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है बिना टाइम गंवाए सुबह के 7 बजे के आसपास जिस वक्त काजल जो होती है किचन में बैठकर आराम से कुछ काम निपटा रही, पुलिस की टीम धावा बोलती है, कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन काजल थाने में ही अपने सामने अपने आशिक अपने ही बेटे का ट्यूशन टीचर को जब देखती पूरी तरह सकपका जाती है। वह समझ जाती है कि हमारे पति का राज होता है पूरी तरह से लक्ष्मण कुमार पासवान के द्वारा खुल चुका है। लेकिन पुलिस के सामने जो मिलकर खुद इधर काजल
और लक्ष्मण कुमार पासवान सच्चाई रखते हैं ना, उससे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा जाते हैं। असल में बिहार प्रदेश का ही जाना माना एक उसका ज़िला पड़ता है समस्तीपुर, और ठीक उसी का ही एक भगवानपुर कस्बा पड़ता है, और कस्बे का इलाके का एक बूढ़ीवन तैयार गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अनिल पाठक, उनकी अपनी पत्नी भी होती है दीपा पाठक। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा दिलीप कुमार पाठक होता है और तीसरे नंबर का उनका अपना एक बेटा होता है विनीत कुमार पाठक। दिलीप कुमार पाठक जो होता है मौके पर अपनी पूरी जिम्मेदारी को अपने हिसाब से समझता था, क्योंकि घर में बड़े बेटे होने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके जैसे ही पढ़ाई पूर्ण हो जाते हैं उसी वक्त अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लग जाता है। तभी उसके कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं दोस्त की मदद जो होता है लेता, और लेने के बाद उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ता है, और चलने की वजह से धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग का हाथ पकड़ लेता, और पकड़ने की वजह से पैसे होने के नाते अब वह जो होता है उस काम को अपनी ज़िंदगी जीने का जरिया बना लेता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तौर तरीके से सीख लेता और काम करना भी शुरू कर देता, और जब करने लग जाता तो उसको बड़े बड़े ठेके और बड़े बड़े जो होता है प्लाट मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा इनकम होने लग जाते। इनकम को देखकर इधर खुद अनिल पाठक जो होते हैं उसी वक्त समझ जाते हैं कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, और खड़े होने की वजह से उसकी शादी करने के लिए उसी समय तैयारी करना शुरू कर देते। तभी घटना से मात्र 12 साल पहले होता है उसी बेगूसराय इलाके की रहने वाली होती है अब यही सीधे सादी जो युवती होती है काजल, और काजल को जैसी देखरेख करते हैं, देखरेख करने के बाद जो होता है तो तरीके से काजल की जो शादी होती अब इधर जाकर दिलीप पाठक के साथ कर दिया जाता है। लेकिन काजल जैसे अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल के हाव भाव, अपने सास ससुर के तौर तरीके को देख कर वह समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा पति हमें मिलने वाला नहीं था। लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ तौर तरीके से बिताती है, और बीतते बीतते कई साल बीत जाते हैं दोस्तों। अब जब 3-4 साल क्रॉस होने को हो जाता तो उसी वक्त दिलीप भी परेशान हो जाता कि हमारी ज़िंदगी में अभी तक किसी बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, और इसी चीज़ को लेकर काजल भी परेशान हो जाती, काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी उनके हिसाब से रंग लाती है, और तभी काजल एक बेटे को जन्म देती है जिसका बड़े प्यारे लफ्ज़ों में नाम अंश रखवा देते हैं। अब अंश के साथ अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से बीतने लग जाते हैं, और बीतते बीतते फिर जैसे कई साल का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है दिलीप और प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है बड़ी तेज़ी से करना शुरू कर देता है, और उसी में काफ़ी सारे अपने पास इकट्ठा हुए पैसे और साथ में काफ़ी लोग रिश्तेदारों से लेकर पैसे इकट्ठा करके प्रॉपर्टी डीलिंग में लगा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है उसका जो काम होता है पूरी तरह से फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है, जिसकी वजह से अब दिलीप परेशान हो जाता। इसी परेशानी को देखते हुए काजल जब भी अपने पति को अपने सामने पाती तो अपने परिवार की मजबूरी को ना देखकर अपने पति के सामने अब झगड़े तकरार किया करती थी कि उसके जो शौक़ होते हैं बड़े भारी होते हैं। अब इस शौक़ को झेलने के बस की बात जो होता है अब दिलीप की नहीं होती, जिसकी वजह से हर दिन झगड़े तकरार चलते हैं, और झगड़े तकरार जो होता है हद तक पार हो जाते हैं। क्योंकि जब शाम का टाइम होता है, वक्त होता है, तो उस वक्त जो होता है दिलीप जैसे ही करीब जाने की कोशिश करता है, इधर काजल जो होती है तुरंत खुन्नस खाकर बैठकर अपने रिश्ते को बेनकाब कर देती है। अब यह सिलसिला लगभग कई महीने चलता है, और जब चलता है तो घटना से मात्र 3 साल पहले जो होती है इधर दिलीप और काजल के बीच इतने तेज झगड़े तकरार होते हैं। काजल जो होती है उसी वक्त अपने बेटे अंश को लेती है, और लेने के बाद अपने ही मायके अब इधर तेघरा कस्बा आती है, और उसका जो मायका पड़ता है रानी टोल वहीं पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद अपने ही परिवार के साथ मौके पर रहना शुरू कर देती है। उसके जो पिता होते हैं काफ़ी समझाते हैं कि बेटी तुम्हारा ससुराल बड़ी खूबसूरत है, अपने ससुराल में जाओ। लेकिन इधर जो होती है खुद काजल अपने पिता और अपनी माँ के सामने अपने दुखड़े सुना देती है, तो तरीके की बात की बहाना बना देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी टूट जाती है और अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। इजाज़त के साथ जो होता बीतने लग जाता, लेकिन धीरे धीरे दिलीप का जो होता है अब इधर काजल के साथ फ़ोन पे बात होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक सेल फ़ोन होता है, उसी से इधर काजल के साथ कभी कभी बात कर लिया करता था। लेकिन कुछ दिन बाद दूरियाँ भी कम होने लग जाती है। लेकिन इधर जो होता दिलीप का अपने ससुराल में आना जाना बन जाता, और कभी 1 दिन 2 दिन रहकर अपने घर चला जाता। लेकिन बार बार मिन्नतें करता, काजल इस दुख भरी ज़िंदगी में हमारा साथ क्यों छोड़ रही हो। लेकिन इधर काजल जो होती है अपने फ़ायदे के लिए अपना समय देखती,
लेकिन इधर दिलीप इस चीज़ को देखकर परेशान हो जाता, काफ़ी बार तौर तरीके से सुनवाता, लेकिन काजल जो होती है अपने पति को ध्यान ना देती, अपनी ज़िंदगी को ध्यान देती, अपनी ज़िंदगी की भविष्य बनाने के लिए लगी पड़ी रहती है। समय बीतने लग जाता। तो इसी बीच अंश जो होता पूरी तरह से पढ़ाई के दलील पर पहुँच जाता, और जब पढ़ाई दौरान पहुँच जाता तो उसी वक्त उसका दाखिला एक कन्वेंट स्कूल होता उसी में करवा देते हैं। और कुछ साल चलता है, लेकिन जब चलता है तो इसी बीच काजल जो होता है अपने बेटे के जब पास पहुँचती, उसको किताब को अपने पास लाती और किताब को जब देखती तो वह उसकी जो जुबान होती है लपका आ जाती, क्योंकि उसके किताब में काफ़ी सारे इंग्लिश लिखे होते हैं। अब वह जो इंग्लिश होता है इधर काजल पढ़ नहीं पाती, सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसको पढ़ाने वाला कौन होगा। तभी उसी बीच उसकी नज़र में जो होता है एक रिश्तेदार के द्वारा पता चलता कि ठीक यहाँ से लगभग कुछ दूर पर ही एक रत गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने जाने माने एक टीचर है लक्ष्मण कुमार पासवान। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता भी हैं। अब इस तरह की खबर जैसे ही दूसरी तरफ काजल पाती है और कैसे न तैसे उनसे बात करती है, और बात करने के बाद अपने बेटे के लिए अपने ही घर में उनसे ट्यूशन लगवा देती है। और लगवाने के बाद जैसे लक्ष्मण का जो होता है अंश को पढ़ाने के लिए रोज़ का आना जाना हो जाता, और जब आने जाने लग जाता लक्ष्मण तो उसी वक्त उसकी जो नज़र होती है अब जाकर घर में बैठे होने की वजह से अब इधर काजल पे पड़ जाती है। लेकिन काजल जो होती है बगल में बैठी एक चारपाई पर हर वक्त नज़र मारती रहती है, उस वक्त ट्यूशन टीचर लक्ष्मण के ऊपर। लेकिन उसी भी उसकी जो नज़र होती है भांप जाती है कि हमारी ज़िंदगी में पतियों की दूरी तो बन चुकी है, अब उस दूरी को मिटाने के लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन इधर लक्ष्मण जब कभी भी काजल के चेहरे पर हाव भाव देखता, देखने के बाद समझ जाता कि लक्ष्मण कि आखिर काजल की मजबूरी क्या हो सकती है। लेकिन काजल जो होती है उसके पढ़ाई के इशारों को देखकर उसके मन को और भा जाती, भाने की वजह से धीरे धीरे दोनों के मन में एक लालसा बढ़ जाती। अब इसी लालसा के बीच दोनों प्यार भरी बातें भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ट्यूशन का जो कोर्स होता है लगभग 1.5 घंटे का होता, लगभग 2.5-3 घंटे वहाँ बैठकर लक्ष्मण काजल के साथ वक्त निकालता। लोगों को यकीन होता है कि वह तो बच्चे के अपने टीचर हैं, जिसकी वजह से कोई उन्हें रोकने वाला होता नहीं है। लेकिन काजल जो होती बेवकूफ़ अपने फ़ायदे अपने घर में इधर ट्यूशन टीचर के साथ उठाया करती थी। समय बीतने लग जाता, और जब बीतने लग जाता तो उसी वक्त दोपहर का टाइम होता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण पहुँचता है तो पता चलता है उनका जो बच्चा है मौके पर अपने नाना नानी के साथ बाजार गया हुआ। घर में सिर्फ इधर काजल होती, लेकिन काजल जैसे उसके सामने बैठती है, बैठने के बाद अपने पति के सारे दुखड़े सुना देती है। हमारे पति के काफ़ी सारे तंगे आएंगे, हमारी भी तंगे दिख रही है, हमारे कोई काम दिलवा दो। और लेकिन जैसे ही अब लक्ष्मण सुनता उसी वक्त हामी भर लेता। उसके एक परिचित, उसी परिचित के हिसाब से एक जाकर वहीं पास एक विद्यालय उसी में जाकर छिछड़ा कि अब नौकरी काजल को लगवा देता। और काजल जब नौकरी पाती है अपने टाइम से नौकरी भी करना शुरू कर देती है। वह समझ जाती कि जितने एहसान हमारे लिए लक्ष्मण ने किए हैं उतना एहसान तो हमारे पति हमारे लिए आज तक नहीं किया। उसी दिन से एहसान तले काजल दब जाती, दबने की वजह से अब भाभी देवर का रिश्ता भी पनप जाता है, हंसी मजाक भी चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाते हैं तो शाम के टाइम जो होता है लक्ष्मण जैसे पहुंचता है, घर का दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता काजल जो होती है वहीं चारपाई पर अपने बाल संवार रही होती है। लेकिन उस अवस्था को देखकर लक्ष्मण हाव भाव को पहचान लेता और काजल की नज़र लक्ष्मण के ऊपर पड़ता, और देखकर काजल समझ जाती है कि आखिर लक्ष्मण क्या चाहता है। उसी वक्त इशारा मारती, मारने के बाद अपने ही बेडरूम के साइड में ले जाती है और वहीं रिश्ते को अंजाम दे देती है। पूरे पतिव्रता धर्म भूल जाती है। अंजाम देने के बाद एहसास होता है कि ज़िंदगी में ऐसा सुख कभी मिल नहीं सकता। अब वह सिलसिला जो होता है बेधड़क अब इधर ट्यूशन टीचर के आड़ में, कोचिंग के आड़ में लक्ष्मण और साथ में काजल का चलना शुरू हो जाता, और चलते चलते कई महीनों का वक्त लगभग 3 महीने करीब हो जाते हैं। यानी कि वही जुलाई अगस्त का महीना होता है, साल 2016 का वर्ष होता है। लगभग जब 2 महीने का वक्त बीत जाता है, इसी बीच अंश की जो उम्र होती है अब 8 साल से ऊपर हो जाती है। अंश भी सोचने लग जाता है कि हमारे घर में हमारे ट्यूशन के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इधर अंश इतना नासमझ होता नहीं, पूरी तरह से समझदार बन चुका। उसकी भनक लग चुकी होती है कि हमारे आते ही कुछ घंटे बाद माँ इधर ट्यूशन टीचर को लेकर कमरे में क्यों चली जाती है। और इसी शंका के बीच अपने पिता दिलीप के पास फ़ोन कर देता है और उनको अपनी शंका के हिसाब से जानकारी देता है। और जैसे ही इस तरह की जानकारी दिलीप अपने बेटे अंश के द्वारा पता समझ आ जाता है, वह समझ जाता है कि घर में क्या खेल खेला जा रहा है। और उसी वक्त अपनी बाइक लेता है और पहुंचता अपने ससुराल। लेकिन जैसे ही काजल से पूछताछ करता है, काजल उसके सामने अपनी आंसू बहाना शुरू करते कहने लग जाती है, आखिर तुम्हारे कानों में इस तरह की बात किसने भरी है। वह कह देता है कि हमारे कानों में जिसने भी यह बात भरी है वह हमारा अपना टुकड़ा है,
लेकिन काजल समझ जाती है, कहने लग जाती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वह चाहता है कि ट्यूशन टीचर बड़े खतरनाक, बड़े तौर तरीके से पढ़ाई करवाते। वह चाहता है कि पढ़ाई हमारी छुड़ा दी जाए, लेकिन अगर छुड़वा देंगे समझ लो बेटी की पढ़ाई में भविष्य बिगड़ेगा ही। यही सब सोच साझ कर इधर जो होता पूरी तरह से दिलीप अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर लेता है, सत्वाना भी दे देता है, लेकिन शंका तो घर कर ही जाता है। और इसी शंके के बीच जो होता है अब रोज़ का उधर अपने ससुराल राजा बन जाता है। उसके कान में पूरी तरह से सच्चाई पहुंच जाती है, और पहुंचने की वजह से जो होता है अब दोनों के बीच वहाँ मिलना जुलना तक बंद हो जाता है, क्योंकि काजल को पता होता है कि हमारे पति का कभी भी यहाँ आना जाना हो जाता है। लेकिन इसी बीच दोनों अब चोरी छिपे जो होता है मिलना जुलना जारी रख देते, और ज़्यादातर मौका काजल अपने मायके में रहकर रात का टाइम देखती, तो उसी वक्त अपने साथ इधर ट्यूशन टीचर अब वहाँ पर लक्ष्मण को बुलाती और रिश्ते को अंजाम देती। लेकिन जब अंजाम देने लग जाती तो उसी वक्त खड़ी हो जाती, कहने लग जाती कि सोच लो, इस रिश्ते को अंजाम देने के बदले तुम्हें हमारे लिए एक चैलेंज रखा है, और वह चैलेंज अगर तुम स्वीकार करते हो तो हम तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाएगी। और जब यह बात सुनने के बाद उधर लक्ष्मण चौंक से ज़्यादा कहने लग जाता, उस चैलेंज को सुनने के लिए हम तुम्हारे लिए अपने दिल का रास्ता खोल चुके हैं। और इधर काजल कहने लग जाती कि हमारा चैलेंज यही है, अगर तुम हमारे ही रास्ते से हमारे पति को हमारी ज़िंदगी से हटा दोगे तो तुम्हारी हम अर्धांगिनी बन के साथ रहेंगे। और यह चैलेंज जब सुनने के बाद उसी वक्त लक्ष्मण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसकी जो अपनी सोच होती पहले से काजल को अपनी पटरानी बनाने के लिए पड़ी होती है। और वह जैसे चैलेंज पाता स्वीकार कर लेता है, और करने के बाद जो होता उसी दिन से षड्यंत्र बुनना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच लक्ष्मण को भनक लग जाता है कि इधर दिलीप की ज़िंदगी में बड़ी तंगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे कर्ज है। प्रॉपर्टी डीलर की वजह से ज़िंदगी तहस महस हो गई है। उसको अगर कोई भी अपने बहकाव में लेगा तुरंत तैयार हो जाएगा। यही सब सोच साझ कर उसी वक्त दिलीप अपने मन में एक बड़ा ही खतरनाक खेल खेल लेता। उसी खेल के हिसाब से काजल के सामने कहता है, काजल अगर तुम हमारे सामने अपने पति को कैसे न तैसे कर बुलाओ, और हम उसके लिए एक ऐसा नया तकरीब अपनाए है जिस में फंसेगा उसके हिसाब से कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। और काजल उसकी बात मान लेती है। उसके सामने लक्ष्मण ये कह देता है कि हम एक पंडित बनकर उसके सामने जाएंगे, और जाने के बाद जो होता है तौर तरीके से हवन भी करवाएंगे। लेकिन वहाँ पर हवन के वक्त एक ऐसा काम होगा, उस काम की वजह से 25,000 रुपये निकलेंगे, उसको बुला लो। और लेकिन यह बात सुनती काजल समझ जाती है, उसी वक्त प्लान में हामी भर लेती है, और उसी वक्त अपने पति के पास फ़ोन कर देती है और सारी बात समझा देती है। लेकिन दूसरी तरफ दिलीप पैसे का मारा होता है, और जैसे ही पैसे का नाम सुनता है, सुनने के बाद खुश हो जाता, अपनी पत्नी की बात मान लेता है, और मानने की वजह से ठीक समय का इंतज़ार भी करता है। और 2 दिन का वक्त बीत जाता है। अब जैसे ही इधर 25 अब नवंबर का दिन होता है, साल 2017 का वर्ष होता है। अब सुबह के टाइम अपनी बाइक लेता, और लेने के बाद अपना ही गांव से मौके पर दिलीप निकल पड़ता, अपने ससुराल पहुंच जाता है। सनी टोला जब पहुंचता है, घर में घुसता है, उसकी पत्नी उससे बड़े तौर तरीके से बात करती है, समझा बुझा देती है कि वहाँ पर जाकर तुम्हें क्या करना है। लेकिन बाहर निकलती है तो देखती है कि बाइक तो हमारे पति का खड़ा हुआ, लेकिन उसी बाइक में ले जाकर चोरी छुपे तरीके से तेज़धार हथियार रख देती है, क्योंकि प्लान के बारे में काजल की जानकारी इधर लक्ष्मण लगा चुका होता है। कुछ घंटे बीतते हैं, और जैसे घंटे बीतते हैं तो शाम का 5:30 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। तो उसी वक्त अपने पति को अपने बहकाव में लेते, कहने लग जाते कि चौर बाज़ार चले जाओ, वहाँ से अंश के लिए कुछ किताब लाना। यह बात जैसे सुनने के बाद जो होता है उसी वक्त दिलीप अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद निकल पड़ता है। लेकिन जैसे चौर बाज़ार पहुँचते हैं तो उसी वक्त एक पंडित खड़ा होता है। वो पंडित इशारा मारता है दिलीप को, बाइक रुकवा लेता है। वह पंडित कोई और नहीं होता है बल्कि पंडित के भेष में खड़ा हुआ लक्ष्मण कुमार पासवान होता है, क्योंकि काजल उसको पूरी जानकारी दे चुकी होती है कि इस वक्त निकलने वाले हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण पासवान देखता है, देखने के बाद समझ जाता दिलीप यही, क्योंकि बाइक का नंबर इधर लक्ष्मण को मिल चुका होता है। हाथ देता है, रोकता, कहने लग जाता कि तुम्हारी पत्नी ने हमें सारी जानकारी दे दी है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस तरह की जब बात दिलीप सुनने के बाद समझ जाता है कि यही हमारे पंडित हैं। उसी वक्त उनसे बात करता है, उसी बाज़ार में जाता है, काफ़ी सारे पूजा सामग्री के सामान दिलीप अपने पैसों से लेता है, और लेकर जो होता है इधर दिलीप उसी वक्त लक्ष्मण को अपने पीछे बाइक पे बैठा लेता है। और लक्ष्मण अपने हाथ से इशारा देते देते चंद घंटे का जो रास्ता होता है तय करते करते समस्तीपुर ज़िले में
पहुंच जाते हैं। और जैसे वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद मुसाफिर पुलिस थाने में घुस जाते हैं, उस रास्ते से निकल जाते हैं और निकलने के बाद बूढ़ी गंडक नदी के साइड में पहुंचते हैं और अंधेरा होने का टाइम हो जाता है। उसी वक्त जो होता है अपनी बातों में लेते हुए दिलीप को वहाँ बैठाता है, पूजा सामग्री पूरी तरह से सजा देता है और दिलीप के ऊपर पीला चादर ओढ़ा देता है और कहने लग जाता कि अब तुम्हारे सामने वक्त बचा 15 मिनट। उस 15 मिनट के अंदर तो अपनी आँख बंद रखना, खोलना मत, क्योंकि उसी सपने में तुम्हारे हाथ में पैसे आ जाएंगे। अब दिलीप यह बात जब सुनता उसी वक्त लक्ष्मण की बात मान लेता और वहीं तुरंत अपनी आँख बंद कर देता और पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है। और लक्ष्मण उठता है, देखता तो मौका अच्छा है, वहाँ से उठकर मोटरसाइकिल के पास जाता, डिग्गी खोलता, उसी में तेज़धार हथियार लेता और लेने के बाद पहुंचते ही उस हथियार से बेरहम तरीके से हमला कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वही मौत की नींद में दिलीप कुमार पाठक सो जाता है। सारा काम करने के बाद उस हथियार को उसी डिग्गी में डालकर लेकर वहाँ चल जाता, कुछ देर जाता है और जाने के बाद वहाँ झाड़ी में ले जाकर उस हथियार को डंप कर देता है और बाइक लेता है। चंद घंटे के अंदर जो होता है अब इधर रानी टोला पहुंच जाता और ले जाकर धीरे धीरे बाइक जो होता है रात 10 बजे के आसपास उसी दलानी में आराम से खड़ा कर देता है। लेकिन जैसी काजल देखते उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है और काजल आगे आगे और पीछे इधर लक्ष्मण घर में घुस जाता है। फिर वहीं लक्ष्मण को पूरे ध्यान को भटकाने के लिए लक्ष्मण के साथ जो होता है काजल रिश्ते को अंजाम देती है और सारी बात बता देती है, कहने लग जाती है कि अब थोड़ा मामला शांत होगा, फिर दोनों मिलकर शादी भी कर लेंगे। और इस तरह ज़िंदगी बिताने के लिए बड़े बेहतर तरीके से लग जाते हैं। लेकिन तभी पुलिस के सामने जो होता है सारी सच्चाई निकल के आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद काजल और साथ में लक्ष्मण कुमार पाठक रहते, पुलिस की टीम चौंक जाती। पुलिस की टीम दोनों को अपने कस्टडी में लेकर जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीरतम मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई आती है तो लोग सुनकर हैरान भी हो जाते हैं। दोस्तों, हम इस घटना के सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही एक जाना माना शहर पड़ता है रायबरेली, और ठीक वहीं के हिमांशु चौरसिया रहने वाले हैं, और दूसरे मंगल सिंह कंवर, और तीसरे राम असराय सिंह जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर गोसलपुर के रहने वाले हैं। इधर विजेंद्र कुमार गौतम दिल्ली के रहने वाले हैं। बीपी पांडे बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नीरज तिवारी जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। संजीव शर्मा उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं। सतपाल सिंह उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई व्यूअर हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।